जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम रज़िया सुल्तान के बारे में, जिनका शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी के बीच का रहा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह से गद्दी पर बैठती है और किस तरह से इनके शासनकाल का अंत होता है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड के बारे में, आखिर किस तरह से रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठी। अब चूँकि इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ये डिसाइड कर लिया था कि उनका उत्तराधिकारी रज़िया सुल्तान होंगे, क्योंकि ये इनके अंदर इतनी एबिलिटी थी ताकि ये साम्राज्य को संभाल सकती थी और ये सुल्तान के पद पर बैठ भी सकती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया गया। कई सारे इतिहासकार, जिनमें निज़ामी हैं, वो ये कहते हैं कि जब उन इल्तुतमिश के मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उन्होंने अपना ये डिसीज़न बदल दिया और उसकी जगह पर उन्होंने अपनी ये सहमति जताई कि फ़िरोज़ शाह को गद्दी पर बिठाया जाए। उसके बाद फिर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह गद्दी पर बैठे। अब चूंकि उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि अपने साम्राज्य को संभाल सकते और तुर्क अमीर और मलिक इन सारे षड्यंत्रों से बच सकते, इन सारी चीज़ों से हैंडल ये सारी चीज़ें वो हैंडल नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा शक्ति नियंत्रण उनकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में चला गया। उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। किसने? तो शाह तुर्कान ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था ताकि उसका बेटा गद्दी पर बैठा ही रहे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश के बेटे, जो कि होनहार व्यक्ति था और उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि वो साम्राज्य संभाल सकता था, तो शाह तुर्कान को ये लगा कि कहीं ये गद्दी ना छीन ले, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन को अंधा कर दिया गया। जिस चीज़ से जो भी तुर्क अमीर थे या फिर तुर्क मलिक थे, उन सभी को ये लगने लगा कि इस तरह से तो प्रशासन और सत्ता बिल्कुल भी गलत हाथों में चल गई है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और उनके विद्रोह के अलावा जनता ने भी विद्रोह कर दिया। और इस चीज़ का फ़ायदा रज़िया सुल्ताना ने उठाया और उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वो इस सत्तारूढ़ शक्ति को गिराएं और उन्हें बिठाएं, और इस तरह से जनता का समर्थन रज़िया सुल्तान को मिला। वो पहली ऐसी रूलर थी या फिर पहली ऐसी सुल्तान थी जिसे जनता के समर्थन से बनाया गया था। जब ये गद्दी पर बैठी तो जितने भी तुर्क अमीर थे उन सभी ने इस बात पर सहमति जताई और साथ ही साथ जनता ने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया था। जब वो सुल्तान बनी उसके बाद फिर उन्होंने पर्दा त्याग दिया और टोपी और कुर्ता पहन करके जनता के सामने आने लगी। अब इस चीज़ को लेकर के उन्होंने जिस तरह से अपने शासन व्यवस्था को संभाला, उसमें उन्होंने बहुत सारी नियुक्तियां की, जिनमें जो मेन मेन है वो हैं इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, जिन्हें आमिर हिजाब का पद दिया गया था, और दूसरी तरफ याकूत को अमीर अखूर, यानी कि घोड़े के अस्तबल, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि सेना के लिए जो घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे उनका नियंत्रण याकूत के हाथों में पहुंच गया था। अब चूंकि ऐतगीन को काफ़ी सारे अक्ताएँ प्रदान की गई थी और दूसरी तरफ अल्तुनिया को भी, तो अब ऐतगीन और अल्तुनिया रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचने लगे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, इस षड्यंत्र को कामयाबी मिलने के लिए अप्रैल 1240 ईस्वी में अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया। जब रज़िया सुल्तान उसके विद्रोह को ख़त्म करने के लिए तबरहिंद पहुंची, तो इसी बीच रज़िया सुल्तान के बहुत ही ख़ास, जो कि अमीर अखूर कहलाते थे, जो कि अस्तबल के विधाता थे या फिर यूँ कह सकते हैं उनके मैनेजमेंट को कंट्रोल करने वाले वही थे, तो उसका मर्डर कर दिया गया इसी बीच। अब वो क्यों उनका मर्डर कर दिया गया याकूत का, इसके बारे में हम देखेंगे। चूँकि याकूत बेसिकली तुर्क नहीं था, जिस वजह से जितने भी तुर्क अमीर थे वो सभी इससे नफ़रत करते थे, और जिस तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा था तो तुर्क अमीरों को ईर्ष्या यानी कि जलन होने लगी थी, जिस वजह से उन्होंने याकूत को मार दिया। और उसे मारने के बाद उन्होंने बहरम शाह को गद्दी पर बिठाने की ठान ली। अब बहरम शाह को गद्दी दे दी गई और उसे किंग राजा बना दिया गया। अब जैसे ही बहरम शाह गद्दी पर बैठा, उसके अंदर प्रशंसनीय गुण थे या नहीं थे, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है,
लेकिन एक चीज़ जो विद्वानों ने एकदम खुल कर कहा है वो ये कि ये मारपीट, रक्तपात, ब्लड, ये सब करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। अब चूंकि रज़िया सुल्ताना और अल्तुनिया ने फिर मिल करके बहरम शाह को गद्दी से उतारने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे और इस तरह से रज़िया सुल्तान को मार दिया गया और इस तरह से बहरम शाह जीता और उसने अपनी गद्दी संभालनी शुरू कर दी। अब हम देखेंगे रज़िया सुल्तान की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर है, चूँकि ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने सामने आकर के इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लिया था। और ये जिस तरह से काम करती जा रही थी, अगर तुर्क अमीर और इतने सारे षड्यंत्र ना हुए होते तो हो सकता है ये और भी टाइम ज़्यादा शासन कर रही होती और हमें इनके बारे में जो सिलेबस जो पढ़ना पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो थैंक गॉड, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मतलब है। तो दूसरी चीज़ हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी के बारे में। तो इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी की कमी तो थी नहीं। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी होगी तभी तो उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाया। दूसरी तरफ उन्होंने अपने प्रशासन को 6 साल तक मजबूती के साथ खड़ा किया। अब वो अलग बात है कि इसमें तुर्क अमीरों ने उनका साथ ना देकर उनके साथ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। वो भी षड्यंत्र उन्होंने ही किया जिसे रज़िया सुल्ताना ने काफ़ी ख़ास और महत्वपूर्ण पद दिए हुए थे। इन सारी चीज़ों के अलावा हम बात करते हैं याकूत। याकूत बेसिकली एक रीज़न बना क्योंकि याकूत गैर तुर्की था और तुर्की ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई गैर तुर्की व्यक्ति इतने बड़े पद पर कैसे रह सकता था। तो ये चीज़ तुर्क अमीरों की एक 40 दल की एक सदस्यता होती थी, तो उन्हें ये लगा कि ये जो संबंध रज़िया सुल्तान और याकूत का चल रहा है ये हमारे लिए खौफनाक है, तो इसे ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तुर्क अमीर ये सब करने के बाद जिस तरह से उन्होंने बहरम शाह को गद्दी पर बिठाया था, इसे यह साबित हो गया कि तुर्क अमीर इस षड्यंत्र वाले खेल में काफ़ी आगे निकल चुके थे और अब सुल्तान को हटाना और उन्हें पद से हटा कर उसको मार देना, ये एक प्रथा चल गई थी जिसमें तुर्क अमीरों ने भरपूर योगदान दिया इसमें। ठीक है। अब रूलर और किंग के बारे में अगर हम बात करें तो रूलर और किंग के बारे में हमने पहले ही बहुत कुछ जान लिया है, रज़िया सुल्ताना क्यों ऐसी थी। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में अगर मैं इसे लंबा करूँ तो काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन जो भी मेन पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैंने सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिल सके। अब चूँकि मैं आपको कहानी सुनाने लग जाऊँ तो ये वीडियो, ये लेक्चर, ये काफ़ी लंबा हो सकता है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।